बाज़ औक़ात ये होता है कि हार्मोन्स की ख़राबियाँ होती हैं, एफएसएच की ख़राबी होती है, कोई कैंसर हो सकता है ओवरीज़ का, उसकी वजह से एट्रोफी हो सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा खुराक की ख़राबियाँ हो सकती हैं, डाइट की ख़राबियाँ हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बांझपन के हवाले से है। ख़वातीन के बांझपन के हवाले से कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ओवरीज़ की एट्रोफी हो जाती है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ क्या होता है। बेसिकली जब भी ओवरीज़ का साइज़ या वेट कम होना शुरू हो जाए तो इसका ये मतलब है कि ओवरीज़ की एट्रोफी हो रही है। जब भी कोई बच्ची पैदा होती है, खातून पैदा होती है, तो उसी वक़्त उसके ओवरीज़ के अंदर जो है एक ख़ास किस्म का एग रिज़र्व मौजूद होता है। तो उम्र के साथ-साथ वो जो एग रिज़र्व होता है, हर माह मेंसेस साइकिल आने की वजह से वो एग रिज़र्व जो होता है, कम होना शुरू हो जाता है। अगर तो वो नॉर्मल लाइफ के मुताबिक एग रिज़र्व कम होता है तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन वक़्त से पहले जब एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ हो तो उसका जो होम्योपैथिक इलाज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसकी साइन एंड सिम्पटम्स क्या है उसके ऊपर बात करें, उसकी काजेज़ क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी ओवरीज़ की एट्रोफी की काजेज़ क्या हो सकती हैं। तो एक बड़ी तो वजह ये होती है कि एज फैक्टर जो होता है उसके साथ-साथ ओवरीज़ की एट्रोफी नॉर्मल यानी लेवल पे हो जाती है। उसमें एक नुक्ता होता है मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ के वक़्त ज़ाहिर है ओवरीज़ का फंक्शन आस्ता-आस्ता ख़त्म हो जाता है तो उसकी कुदरती एट्रोफी हो जाती है। लेकिन हमारे लिए जो काबिल गौर नुक्ता होता है वो प्री मेनोपॉज़ के साथ जो ओवरीज़ की एट्रोफी होती है तो उसके ऊपर हमने गौर करना है। कई दफ़ा 35 साल या 30 साल की उम्र में एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ के केसेस आते हैं। तो उसके अलावा ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हार्मोन्स की ख़राबियाँ होती हैं, एफएसएच की ख़राबी होती है, कोई कैंसर हो सकता है ओवरीज़ का, उसकी वजह से एट्रोफी हो सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा खुराक की ख़राबियाँ हो सकती हैं, डाइट की ख़राबियाँ हो सकती हैं। उसके अलावा ये होता है कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो यानी मैसेज आते हैं तो उसकी वजह से भी एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ हो सकती है। जेनेटिक काज़ की भी एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ हो सकती है। तो हमने जब मुख्तलिफ़ यानी चीज़ों को देखना है, मुख्तलिफ़ काज़ेज़ को समझना है तो उसकी बेस के ऊपर यानी जैसे थायराइड की ख़राबियाँ हो सकती हैं, तो हमने इन तमाम चीज़ों को देख के इसका इलाज करना है। उसके बाद हम देखते हैं जी इसकी सिम्पटम क्या है, इसकी यानी कैसे पता चलेगा कि एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ हो रही है। सबसे बड़ी सिम्पटम तो ये हो सकती है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है यानी कंसीव नहीं हो रहा। उसके बाद मेंसेस का साइकिल ठीक नहीं है, यानी रूटीन के मेंसेस नहीं आते, इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं, मेंसेस कम आते हैं। तो उस वजह से भी ये इलामत पैदा हो सकती है कि ओवरीज़ की एट्रोफी हो रही है। उसके अलावा ये होता है कि एग का जो साइज़ होता है वो ठीक तरह डेवलप नहीं होता। दूसरा ये होता है कि एग मैच्योर नहीं होता कि यानी नॉर्मल जो एग का साइज़ होता है वो 18 से 20 तक होता है, ठीक है? 24-25 तक भी जा सकते हैं, अच्छा अगर एग बन रहा है तो। ओवरी अगर नॉर्मल है तो एग साइज़ अच्छा होता है। अगर एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ है तो उसमें क्या होता है कि यानी एग साइज़ पूरी तरह डेवलप नहीं होता, फॉलिकल सही तरह नहीं बनते। उसके बाद क्या होता है कि जो एट्रोफी ऑफ ओवरीज़ होती है उसमें एक नुक्ता ये भी होता है कि एक तो जो उसके
सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ oocytes होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं वो सही तरह डेवलप नहीं होते, कम बनना शुरू हो जाते हैं। और एंड के ऊपर क्या होता है कि कार्पस ल्यूटम की भी खराबी हो जाती है, यानी कार्पस ल्यूटम जो बनता है वो भी नॉर्मल नहीं होता। कार्पस ल्यूटम से ये मुराद होता है कि जब भी यानी वो साइड से जो फॉलिकल बनते हैं, फॉलिकल के बाद जो एग बनता है, एग जब रिलीज होता है तो उसका जो कवर होता है, ठीक है, उसके जो मज़ीद फंक्शंस होते हैं कि चाहे वो उसका फंक्शन प्रेगनेंसी के साथ हो या जो कार्पस ल्यूटर का अपना जो फंक्शन होता है, तो उसमें वो अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो कुछ दिनों बाद कार्पस ल्यूटम वैसे ज़ाया हो जाएगा। तो ये जो सारी जो खराबियां होती हैं ये एट्रोफी ऑफ ओवरीज में देखने को मिलती हैं। हमने वजूहात की बात की, सिम्टम की बात की, बांझपन एक बड़ा मसला है। उसके अलावा ये होता है कि डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है, ज़ाहिर है मेंसेस सही तरह नहीं होंगे तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ मामलात हो जाएंगे, हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, FSH बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह करके अब हम देखते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, पेल्विस एरिया का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसके अंदर पता चलता है कि ओवरीज का साइज नॉर्मल से कम है। तो उसकी और भी वजूहत होती हैं, यानी रेडिएशन वगैरह हो सकती हैं, कीमोथेरेपी हो सकती है, या हाई मेडिकेशन हो सकती है। तो मुख्तलिफ इसकी वजूहत हैं, हमें एक एक वजह को मालूम करना है, उसके ऊपर उसका इलाज करना है। अब हम बाकायदा बात करते हैं कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। होम्योपैथिक इलाज के अंदर सबसे बड़ी जो एट्रोफी ऑफ ओवरीज की जो मेडिसिन होती है वो आयोडम है। उसकी अलामात ये होती है कि आयोडम का जो मरीज़ होता है वो बहुत पतला किस्म का होता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसके बावजूद कमज़ोर होता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी खराबियाँ होती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड में से एक ज़ाहिर ओवरी भी ग्लैंड है, तो उसके ऊपर भी उसका असर होता है। और आयोडम के मरीज़ में ट्रॉफी ऑफ जब ओवरी होगी तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम 15 दिन के बाद 1 एम्पावर में आयोडम दे सकते हैं, या महीने बाद C एम्पावर में आयोडम दे सकते हैं। अगर थायराइड की खराबियाँ हैं तो थायरोडिनम की एक डोज देंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड की खराबियाँ हैं तो उसमें रिपोर्ट्स में पता चल जाता है तो पिट्यूटरी की डोज देंगे। अगर रेडिएशन का फैक्टर है तो हम उसको फिर ये कैडमियम जो ग्रुप होता है, कैडमियम सल्फ वगैरह, या उसके अलावा रेडियम ब्रोम एक जो होती है वो दवाई देंगे। उसके अलावा जो जनरल लेवल पे दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं एट्रोफी ऑफ ओवरीज के हवाले से, ब्राइटा म्योर एक अच्छी दवाई है। ब्राइटा कार भी अपनी अलामात के साथ, अगर मरीज़ शर्मीला है या उसके बाकी भी ब्राइटा कार की कैफियत है, पर्सनैलिटी उसकी ब्राइटा कार वाली है। इसी तरह करके कई ख़वातीन होती हैं कि जिनकी शादी देर से होती है, या उनके जो मियाँ बाहर के मुल्कों में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके अंदर शादीशुदा जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, तो उनको कोनियम की एक डोज 200 पावर में रोज़ाना दी जा सकती है। उसके अलावा लेट्रस फेरिनोसा या हेलोनियाज, हेलोनियाज जो है ना वो टिंचर पावर में ज़्यादा इफेक्टिव है। ओवरी जो कम हो जाती है उसके अंदर रिज़र्व कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह करके मज़ीद जो हम इसमें दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर लाइकोपोडियम दे सकते हैं। ओफोरिनम का बहुत दर्जा, यानी ओवरी से जो दवाई बनती है ओफोरिनम, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा हमने, चूँकि बार बार मैं एक ही बात करता हूँ कि कॉजेटिव फैक्टर को देखना है। अगर एज फैक्टर यानी ज़्यादा हो रहा है, यानी मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज का मामला है, उसमें सीपिया 200, ओफोरिनम 200 या लेक्सेज की एक आध डोज कुछ दिनों बाद दी जा सकती है। लेक्सेज 30 पावर में भी इसमें
काम आ सकती है। उसके अलावा कई ख़वातीन मेंसेस की खराबियों की वजह से हाई मेडिकेशन करती हैं या जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो उसमें भी नक्स फमीका के का डोज दी जा सकती है। इसमें जो मोटी मोटी दवाइयाँ हैं वो आयोडम है, ब्राइटाम्योर है, कोनियम है, ओफोरिनम है। उसके अलावा एक्सरे एक बहुत बड़ी दवाई है। एक्सरे के अंदर ये नुक्ता लिखा हुआ है कि एक्सरे के अंदर ये लिखा हुआ है कि दिस मेडिसिन इज यूज फॉर एट्रोफी ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस। इसमें टेस्टिस का साइज भी कम होता है और ओवरीज का साइज भी कम होता है। बहुत ज़्यादा केस टेस्टिस के हवाले से भी आते रहते हैं। इंशाल्लाह मौका मिला तो इस पर भी एक आध वीडियो हम बनाएंगे। तो एक्सरे का भी बहुत बड़ा दर्जा है। उसके अलावा अगर कोई पैदाशी तौर पे फॉल्ट है, यानी पैदाशी अगर पता चल जाता है कि औरत के मेंसेस नहीं आते और एट्रोफी ऑफ ओवरीज है, तो उसमें कार्सिनोसिन की एक डोज दी जा सकती है। अगर कोई डिप्रेशन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है तो आरएमएट सीएम की भी एक डोज दी जा सकती है। तो हमने कॉजेटिव फैक्टर को ज़रूर देखना है। कॉजेटिव फैक्टर को जब हम देखेंगे तो इलाज बिल्कुल आसान हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि ठीक है फार्मूले काम करते हैं। फार्मूलों का मतलब ये होता है कि जैसे हम रेपर्टी को देखते हैं तो उसमें बोल्ड ग्रेड की दवाइयाँ होती हैं, फिर सेकंड ग्रेड की दवाइयाँ होती हैं, फिर थर्ड ग्रेड की दवाइयाँ होती हैं। तो इसमें जो एक का डोज आयोडम की दें, चूटी की दें, तो उसके साथ एक्सरे की एक का डोज दें और बाकी जो रूटीन में दवाइयाँ इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह एट्रोफी ऑफ ओवरीज के केसेस ठीक होते हैं। इसमें एक और बहुत बड़ा मसला होता है कि जब एग रिजर्व कम होता है तो एंटी मलेरियन हार्मोन कम हो जाता है। एंटी मलेरियन जब हार्मोन कम होता है तो उसमें भी एग रिजर्व का इशू होता है। तो उसमें भी हम तकरीबन इन दवाइयों से फ़ायदा उठाएंगे, जैसे आयोडम है, लेक्सेस है, ओफोरिनम है, सिपिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इन दवाइयों से यानी इसका ये मतलब है कि वो जो एंटी मलेरियन हार्मोन है वो वक्त से पहले जो है वो कम हो गए। उसमें ज़ाहिर है एट्रोफी ऑफ ओवरीज का भी अमल दखल होता है। तो बहरहाल बांझपन के जब केसेस आते हैं तो हमने पॉजिटिव फैक्टर को ज़रूर देखना है। लोग रिपोर्टें लेके आते हैं, उसमें एट्रोफी ऑफ ओवरीज भी हो सकता है, उसमें एट्रोफी ऑफ यूट्रस भी हो सकता है। तो हमने जो जो मामलात होते हैं उसके ऊपर दवाई लिखनी होती है। तो इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।